नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के पाठ दो बैलों की कथा का सारांश करेंगे। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की उन सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है जिसके माध्यम से उन्होंने कृषक समाज और पशु पक्षियों के बीच भावनात्मक संबंधों का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। दो बैलों की कथा में दोनों बैलों के चरित्र और घटनाओं से प्रेमचंद इस ओर संकेत करना चाहते हैं कि आज़ादी आसानी से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके प्रमुख पात्र दो बैल हैं, हीरा और मोती। ये बैल सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं। ये शक्तिशाली, कमाऊ और सीधे साधे होते हुए भी मनमाने अत्याचार सहते हैं। कहानीकार इनके माध्यम से भारतीय लोगों की परतंत्रता दिखाना चाहता है। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है उसका सीधा होना और सहनशील होना। वह सुख दुख, हानि लाभ सभी परिस्थितियों में एक ही जैसा रहता है। उसके समान सहनशीलता के कारण भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ता था। गधे से कुछ कम सीधा एक और प्राणी होता है बैल। वह कभी कभी अड़ भी जाता है, अर्थात अपनी बात को लेकर वो जिद पर अड़ जाता है, इसलिए उसका स्थान गधे से कुछ नीचे होता है, अर्थात बैल गधे से थोड़ा कम सीधा होता है। इस कहानी में प्रेमचंद ने दो बैलों के माध्यम से भारतीयों के इसी सीधेपन को बताया है। वो कहना चाहते हैं कि भारतीय इतने परिश्रमी होते हुए भी, क्योंकि वो सीधे हैं, इसलिए अंग्रेजों के अत्याचार का शिकार होते हैं। झूरी काची के पास दो बैल थे। बैलों का नाम हीरा और मोती थे। दोनों पछाई जाति के सुंदर, सुडोल और चौकस अर्थात सतक सजग बैल थे। लंबे समय से साथ रहने के कारण उनमें आपस में बहुत प्रेम था। वो दोनों एक साथ खाते, खेलते और धूल धप्पा करते थे, अर्थात सभी कार्य वो एक साथ मिलकर किया करते थे। वे एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर प्रेम प्रकट करते थे। जानवर का प्रेम प्रकट करने का तरीका, वो एक दूसरे को सूंघ कर और चाट कर प्रकट करते हैं। वो अपनी बातें अपने मुख से नहीं कह पाते, लेकिन आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बातें समझ लेते हैं। तो उसी प्रकार हीरा और मोती भी दोनों आपस में एक दूसरे की बातें आंखों के इशारे से ही समझ लिया करते थे। एक बार संयोग से जूरी के पास उसका साला आया और उसने उन दोनों बैलों को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। अब झूरी ने अब दोनों बैलों को अपने ससुराल भेजने का निश्चय किया। दोनों बैल समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया है और वो जिद पर अड़ गए। वो झूरी के साले के साथ नहीं जाना चाहते थे। अब झूरी का साला उन्हें आगे धकेलता और वे पीछे जोर लगाते कि वो जाना ही नहीं चाहते थे। तो वो आगे बढ़ने के स्थान पर पीछे जाने के लिए, कि वापस अपने मालिक के पास आने के लिए प्रयास करते रहते थे। मुश्किल से वो सांझ को नए स्थान पर पहुंचे, अर्थात पूरा दिन उन्होंने लगा दिया गया के गांव में पहुंचने में, और बड़ी मुश्किल से इतना परेशान होकर गया उन्हें शाम को अपने घर पर ले जाने में सफल हुआ। वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। उन्होंने चारे में मुंह न डाला, अर्थात जब चारा उन्हें दिया गया, खाने के लिए ने चारा दिया गया, तो उन्होंने उसे छुआ भी नहीं, उसे बिल्कुल नहीं खाया। नया घर उन्हें बेगाना सा लगा। वहाँ पर उनके मालिक झूरी जैसा प्यार करने वाला उन्हें कोई नहीं लगा, तो उन्हें वो घर पराया लगा। दोनों बैलों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्होंने आंखों ही आंखों में सलाह कर ली कि वो क्या करेंगे। वो वापस झूरी के पास चले जाएंगे। तो उसके लिए उन्हें क्या करना था, उन्हें अपनी रस्सियां तोड़कर वहाँ से निकलना था। उन्होंने पूरा प्लान, पूरी उन्होंने अपनी तैयारी कर ली और वो अपनी उस रस्सी को तोड़कर चले गए। झूरी ने सुबह जब अपने बैलों को
अपने चारागाह में अभी अपने उसी स्थान पर खड़े हुए देखा तो वो गदगद हो गया, मतलब वो खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि उसके बैल उसके पास वापस आ गए हैं। बैलों की आंखों में विद्रोह भरा स्नेह था, अर्थात वो गुस्सा थे कि जैसे एक पुत्र अपने पिता से कोई बात ना मानने पर गुस्सा होता है, वैसे ही वो भी उससे प्रेम करते हुए भी गुस्सा भरा, उनका जो गुस्सा भरा स्नेह था कि वो उससे प्यार भी करते थे और उस पर वो गुस्सा भी थे कि उसने उन्हें क्यों अपने साले के साथ भेज दिया। घर और गांव के बच्चे तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। पत्नी बहुत गुस्सा हो गई। अब झूरी की पत्नी जो थी वो बहुत गुस्सा हो गई कि ये कैसे नमक हराम तुम्हारे बैल हैं जो कि नमक खाते हैं अपने मालिक का और अपने मालिक की बात भी नहीं मानते, और वहाँ से जहाँ उन्हें भेजा जाता है वहाँ से वो भाग आए हैं। और गुस्से के कारण उसने उस दिन बैलों को जो चारा दिया, जो उनको खाना दिया, वो सूखा दिया। लेकिन बैल जो थे वो फिर भी कि वो कैसे खाएं, वो चाहते थे कि उसमें वो बैलों को जब खाना दिया जाता है, पशुओं को दिया जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डालती है कि हरा चारा भी दिया जाता है उसमें, एक खाने का उनका जानवरों का सामान होता है खली, वो भी डाली जाती है। लेकिन अब जब उसने गुस्से में उन्हें ऐसा खाना दिया तो उन्हें समझ नहीं आया क्या करें, लेकिन फिर भी वो चुपचाप खड़े रहे। तो झूरी ने अपने नौकर से कहा कि उनके खाने में थोड़ी सी खली डाल दे, लेकिन मालिक के कहने के बावजूद भी अपनी मालकिन के डर से उसने नहीं डाला। लेकिन बैलों ने फिर भी वो खाना खा लिया। क्यों? वो चारा उन्होंने इसलिए खाया क्योंकि वो अपने आप को अब अपने घर में सुरक्षित महसूस कर रहे थे। अब हीरा मोती के वहां आ जाने पर झूरी का जो साला था उसने जब देखा कि बैल नहीं है तो वो फिर से झूरी के पास आ गया और वो फिर आकर उन बैलों को अपने साथ ले गया। वो उन पर अपना क्रोध, अपना गुस्सा निकालना चाहता था, तो उसने उन्हें अब की बात बहुत मोटी मोटी रस्सियों से बांधा कि वो रस्सियां वो तोड़ ना सकें, और उनको खाने के लिए सूखा चारा दिया। हीरा मोती का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। अर्थात उनका जो मालिक था झूरी, वो उन्हें बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से रखता था, उनके खाने पीने का, उनके नहलाने धुलाने का पूरा ध्यान रखता था। वो उनको चारा भी बहुत अच्छा देता था, और जब उन्हें ऐसा चारा मिला और वो भी बिना स्नेह के, कि मतलब गुस्से में उन्हें दिया गया, तो उनको लगा कि ये उनका क्या है, अपमान है, और इससे पहले उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, अपना गुस्सा निकाला और अगले दिन हल में जुतने से इनकार कर दिया। झूरी के साले ने गुस्सा होकर उनकी नाक पर खूब डंडे मारे, परंतु दोनों टस से मस नहीं हुए, उल्टे रस हल लेकर वहां से भाग गए। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए, लेकिन उनके गले में जो लंबी लंबी रस्सियां थी वो अभी भी पड़ी हुई थी, और उन रस्सियों के कारण ही वो पकड़े गए। अगले दिन फिर उन्हें गया ने वही सूखा चारा डाला, लेकिन शाम के समय भैरव की जो छोटी सी लड़की थी वो उनके लिए 2 रोटियां लेकर आ गई, और उन रोटियों को खाकर हीरा मोती की आत्मा प्रसन्न हो गई कि बैलों का पेट इतनी छोटी छोटी रोटियों से तो भरने वाला नहीं था, परंतु उस छोटी बच्ची के प्रेम से उनकी आत्मा मानो तृप्त हो गई, वो प्रसन्न हो गए। और जब उन्हें पता लगा कि उस नन्ही सी लड़की की माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है, तो उनका मन हुआ उसकी सौतेली माँ को उसको उठाकर फेंक दें, कि अर्थात उसको वहाँ से दूर कर दें, जिससे कि वो लड़की आराम से रह सके। लेकिन वो उस लड़की के स्नेह को याद करके इस कार्य को करने से चुप रह जाते थे। अब छोटी लड़की उनसे बहुत स्नेह करती थी, उसको उन दोनों बैलों की स्थिति अपने जैसी लगती थी, कि जैसे वो सोचती थी कि जैसे मेरी माँ मुझसे अलग हो गई है, वैसे ही ये दोनों बैल भी अपने मालिक से अलग हो गए हैं और बेचारे दुखी हैं, और वो अपनी माँ से अलग होने के दुख को जानती थी। इसलिए बैलों के साथ उसका स्नेह जो था वो बहुत अधिक था। अगली रात दोनों बैलों ने रस्सी को तोड़कर वहां से भागने की योजना बनाई। वे रस्सी को कमजोर करने के लिए, कि रस्सी कमजोर हो जाए, उसे अपने मुंह में लेकर चबाने लगे, परंतु
तभी वहाँ पर वो छोटी लड़की आ गई और उसने आकर दोनों बैलों की रस्सियाँ खोल दी। लेकिन अब दोनों बैल इस सोच में पड़ गए कि यहाँ से अब जाएं कैसे। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही लड़की के स्नेह के कारण वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। लड़की ने शोर मचाया, फूफा वाले बैल भाग गए, जल्दी से भागो। तो वो वहाँ से भागने लगे। हीरा मोती भागे और गया ने उनका पीछा किया। गांव के और भी लोग जो थे वो उसके पीछे पीछे भागने लगे। दोनों भागते भागते बहुत आगे निकल आए और दोनों के दोनों रास्ता भटक गए। नए गांव को पार करते हुए वो एक खेत के पास पहुंच गए। खेत मटर का था। अब वो दोनों बहुत भूखे थे, उन्हें इतनी भूख लग रही थी और ऊपर से इतनी देर से भागते भागते वो थक भी गए थे। दोनों ने उस मटर के खेत को देखा और दोनों उसमें घुस गए। दोनों ने खूब जी भर कर मटर खाए और दोनों खुश होकर मस्ती में आकर वहीं पर उछलने कूदने लगे कि उछल कूद कर कर वो अपना उत्साह, अपनी स्वतंत्रता को बता रहे थे। अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा सांड आ गया। दोनों उस सांड को देखकर डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, मुकाबला कैसे करें। हीरा ने मोती को सलाह दी कि दोनों उस पर मिलकर आक्रमण करें। अब दोनों ने ऐसे इशारा किया और जैसे आपस में सलाह कर ली कि हम दोनों क्या करेंगे, इसके ऊपर मिलकर अर्थात एक साथ आक्रमण करेंगे, इस पर हमला हम दोनों एक साथ बोलेंगे। और उन्होंने किया भी यही। सांड एक पर सींग चलाता तो दूसरा उसके पेट में अपने सींग घुसेड़ देता। अब सांड अगर हीरा पर वार करता तो मोती उसके पेट में अपने सींग घुसेड़ देता, और अगर वो मोती पर वार करता तो हीरा उसके पेट में अपने सींग घुसा देता। सांड को दो दो शत्रुओं से लड़ने की आदत नहीं थी। वो तो हमेशा जब भी लड़ता था तो किसी एक शत्रु से लड़ता था, इसलिए दोनों का मुकाबला वो नहीं कर पाया और बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उस पर दया की और उसे छोड़ दिया। अब जब वो जीत गए, उस सांड को हराने के उसमें उनमें इतना उत्साह भर गया कि दोनों आराम से बैठकर वहीं बातें करने लगे। सामने मटर का खेत था ही, दोनों उसमें घुसकर मटर खाने लगे और मस्ती करने लगे। और तभी वहां पर दो आदमी आ गए और उन्होंने लाठियां लेकर हीरा और मोती पर वार करना शुरू किया। अब हीरा तो उनसे बचकर भाग गया, लेकिन मोती के साथ क्या हुआ? मोती कीचड़ में फंस गया और कीचड़ में फंसने के कारण वो पकड़ा गया। हीरा ने जब देखा कि मोती फंस गया है तो वो भागा नहीं, वो वापस लौट आया और उसने आकर अपने आप को भी रखवालों से पकड़वा लिया। रखवालों ने, जो कि खेत की रक्षा कर रहे थे, उन्होंने उन दोनों को पकड़ा और कांजी हौस में बंद कर दिया। कांजी हौस वो स्थान होता है जहाँ पर आवारा पशुओं को बांध कर रखा जाता है। तो अब हीरा मोती जब उस कांजी हौस में पहुँच गए तो उन्हें वहाँ दिन भर खाने को कुछ भी नहीं मिला। और वहाँ पर पहले से ही कई सारे जानवर थे, जैसे भैंसें, बकरियाँ, घोड़े, गधे, और सभी के सभी भूखे प्यासे वहाँ मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। अर्थात उनमें इतनी जान नहीं थी कि वो अपने पैरों पर उठ भी सके या खड़े रह सके, क्योंकि उन्हें खाना ही नहीं मिलता था और खाना ना मिलने के कारण उनका शरीर कमज़ोर हो गया था। भूख के कारण हीरा और मोती ने दीवार की मिट्टी ही चाटनी शुरू की। रात के समय हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला उठी। उसने सोचा, इस तरह से भूखे रहकर यहाँ बंद रहने से तो कुछ नहीं होने वाला, तो कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा। तो उसने क्या किया? उसने ये सोच लिया कि मैं इस जो बाड़े की, जो वो बना हुआ था कांजी हाउस, उसकी जो कच्ची दीवार थी उसको अपने नुकीले सींगों से वार कर करके तोड़ देंगे। तो वो उस पर वार करना उसने शुरू किया। हर वार में वहाँ की कुछ मिट्टी गिर जाती। इतने में ही चौकीदार लालटेन लेकर वहाँ पहुँचा और जब उसने हीरा को दीवार तोड़ते हुए देखा तो उसकी डंडों से पिटाई की और उसे और अधिक मोटी रस्सी से बांध दिया। अब दोबारा से बंधने के बाद मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने जवाब दिया, बंध गए तो क्या हुआ,
अगर दीवार टूट जाती तो कई जाने आज़ाद हो जाती। अब जब बार बार मोती उसे चिढ़ा रहा था तो हीरा ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने प्रयास किया, पकड़ा गया और दोबारा बांध दिया गया। लेकिन ये सोचो कि अगर दीवार टूट जाती तो कहीं जाने कि सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं होता या तुम ही आज़ाद नहीं होते, यहाँ जितने भी पशु कैद हैं वो सब के सब आज़ाद हो जाते। अब मोती को भी जोश आ गया, उसने भी बड़े जोश से दीवार में सींग मारा। 2 घंटे जोर आजमाइश करने के बाद, यानी 2 घंटे तक वो पूरी मेहनत करते रहे उस दीवार को तोड़ने में, और उसके बाद उन्होंने लगभग आधी दीवार गिरा दी। अब तो जानवरों की जान में जान आई। जो वहाँ और जानवर थे उनकी भी ऐसे ही लगा कि जैसे वो इतने मुर्दों की तरह पड़े हुए थे, उनमें भी जान आ गई हो। सबसे पहले वहाँ से घोड़ियाँ भाग निकली, फिर बकरियाँ और भैंसे भागे। गधे वहीं खड़े रहे, बोले भागने का क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएंगे। अब गधे वो भागना ही नहीं चाहते थे, वो इतने सीधे थे, वो वहाँ खड़े रहे और बोल रहे थे कि क्या फ़ायदा भागने का, हम भागेंगे यहाँ से और फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर भगाया। कि मोती उन्हें आज़ाद करना चाहता था तो उन्हें अपने सींग से मार मार कर वहाँ से ज़बरदस्ती भगा दिया। लेकिन हीरा रस्सी से बंधा था, कैसे भागता। अब हीरा को तो मोटी रस्सियों से बांध दिया गया था, तो अब वो वहाँ से भाग नहीं सकता था क्योंकि उसकी रस्सी मोटी थी। तो हीरा ने मोती को कहा कि वह भाग जाए, वरना उसकी खूब पिटाई होगी। अब हीरा ने मोती से कहा कि मैं तो इस मोटी रस्सी से बंधा हुआ हूँ, नहीं भाग पाऊंगा, लेकिन तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी रखवाले आकर खूब पिटाई करेंगे। मोती बोला, मैं विपत्ति में तुमसे कैसे अलग हो सकता हूँ, और वह वहीं सो गया। अर्थात उसने अपनी मित्र का उस मुसीबत के समय साथ नहीं छोड़ा और वो उसी के पास आज़ाद होते हुए भी वहीं रह गया। सुबह होते ही कौजी हाउस के कर्मचारियों में खलबली मची कि वहाँ जो काम करते थे उनमें हलचल सी मच गई कि ऐसा कैसे हुआ कि जो है सारे जानवर यहाँ से भाग गए। उन्होंने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सियों से बांध दिया। अब उन्होंने मोती की खूब पिटाई की और उसको फिर से मोटी रस्सियों में बांध दिया। हीरा मोती 1 सप्ताह तक वहीं बंधे रहे। 1 सप्ताह तक उन्हें वहीं बांध कर रखा गया, ना उन्हें कुछ खाने को दिया जाता था, बस दिन में उन्हें एक बार पीने के लिए पानी दिया जाता था। और दोनों की, क्योंकि उन्होंने खाना 1 सप्ताह से नहीं खाया था, उनको चारा मिला नहीं था, तो दोनों की हड्डियां निकल आई थी। वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। जहाँ पहले उनका मालिक उन्हें इतना खिला पिलाकर इतना मोटा ताज़ा रखता था, वहाँ उनकी स्थिति अब कैसी हो गई थी कि उनकी हड्डियाँ दिखने लगी थी। एक दिन उनकी नीलामी होने लगी। कोई भी खरीदार उन्हें ना खरीदता कि अब जब पशुओं की वहाँ नीलामी होने लगी तो जो भी खरीदार आते थे वो उन दोनों को खरीदना ही नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो इतने कमज़ोर थे कि उनको लगता था ये किसी काम के नहीं है, ये तो हल भी नहीं चला पाएंगे। तो अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। उसने सोचा चलो मांस इतना नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो काम आएंगे, तो उसने उन्हें खरीद लिया। वह उनके कूल्हे में उंगली गोद कर देख रहा था कि उससे हीरा मोती कांप गए। अब वो क्या कर रहा था, उनका मांस जांचने के लिए कि कितना उसके काम के हैं क्या नहीं, तो वो उनमें उंगलियां घुसा घुसा कर उनको गोद गोद कर देख रहा था, जिससे कि वो दोनों डर गए। वो समझ गए, क्योंकि पशु भी समझदार बुद्धिमान होते हैं, तो वो ये समझ गए कि ये किस कारण से उन्हें इस तरह से देख रहा है। नीलाम होकर दोनों उस डढ़ियल कसाई के साथ चल दिए। वे अपने भाग्य को कोसने लगे कि उनका भाग्य ही ऐसा था कि जो वो कसाई के हाथ पड़ गए। कसाई उन्हें भगाए जाता था। रास्ते में उन्हें गाय और बैलों का रेवड़ नजर आया कि उनका झुंड जा रहा था गाय बैलों का। वे सभी प्रसन्न होकर उछल कूद कर रहे थे कि और वो गायें और बैल जो थे वो सारे बड़े खुश थे, उछल कूद करते हुए जा रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे, ये कितने स्वार्थी हैं कि इन्हें हमारी विपत्ति की कुछ भी चिंता नहीं है। वो सोचने लगे कि ये कैसे पशु हैं कि जब ये देख रहे हैं कि हमें इस तरह से बांध कर ले जाया जा रहा है और ये हमारी सहायता के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये तो क्या है, ये तो स्वार्थी हैं। अब हीरा मोती जब उस रास्ते पर जा रहे थे तो उन्हें थोड़ी दूर जाने के बाद ऐसा लगा कि ये रास्ता उनका जाना पहचाना है, कि इस रास्ते को वो जानते हैं। तो अब जैसे ही उन्हें ये समझ में आया कि ये रास्ता वो जानते हैं, ये इससे वो कहाँ पहुँच सकते हैं, उनके उस दुर्बल शरीर में जिसमें कि उन्हें लग रहा था जान ही नहीं है, अचानक से जान आ गई
और वो वहाँ से भागने लगे और जल्द ही भागकर वो अपने मालिक के पास झूरी के घर पर पहुँच गए और जाकर उसी स्थान पर खड़े हो गए। झूरी ने उन्हें देखा तो दौड़ा और उन्हें गले लगाने लगा। बैल भी झूरी का हाथ चाटने लगे। अब मालिक भी उनसे प्रेम करता था, उनसे स्नेह था उसे भी अपने पशुओं से, और वो भी अपने मालिक से बहुत प्रेम करते थे। तो दोनों का अपना अपना तरीका था कि बैल झूरी का हाथ चाटने लगे और वह उनके ऊपर हाथ फेर कर अपना स्नेह दिखा रहा था। दड़ियल कसाई ने बैल की रस्सियाँ पकड़ ली और झूरी से कहा कि ये दोनों बैल तो अब मेरे हैं, मैंने इन्हें नीलामी में खरीदा है। वह बैलों को वहाँ से ज़बरदस्ती लेकर जाने लगा। मोती ने उस पर सींग से प्रहार किया और वो कसाई वहाँ से भागने लगा। मोती ने उसे और भगाया और उसे अपने गांव से बहुत दूर भेज कर दिया। अब इतना निर्बल होने पर भी उनमें इतना साहस आ कैसे गया? क्योंकि जब उन्हें लगा कि वो अपने मालिक के पास, क्या होता है कि अपने घर में हम में इतना साहस होता है, जब हम स्वतंत्र होते हैं, पराधीन नहीं होते, तो हमारी जो शक्ति है, हमारा जो साहस है, वो अधिक मात्रा में होता है। तो वैसा ही उनके साथ हुआ। जब उन्हें लगा कि वो अपने स्थान पर अपने मालिक के पास पहुंच गए हैं, तो वो भी प्रसन्नता से भर उठे और उनके अंदर उत्साह का संचार हो गया और उन्होंने उस कसाई को, जो कि उन्हें अभी तक मारता हुआ ला रहा था, अपने प्रहार से, अपने सींगों की चोट से वहाँ से भागने को विवश कर दिया। और झूरी निहाल होकर उनकी नाद में खली, भूसा, चोकर और दाना डालने लगा। वो दोनों बैल, दोनों मित्र खुश होकर उस चारे को खाने लगे। पूरे गांव में उत्साह का माहौल हो गया, यहाँ तक कि उनकी मालकिन ने भी आकर उन दोनों के माथे चूम लिए। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारतीयों में जो उदासीनता छाई थी, उनके उस सोए हुए आत्मसम्मान को जागृत करके उन्हें एकता का महत्व बताते हुए स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनने, अर्थात उन्हें अत्याचार का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। यह कहानी आज के समय में भी हमें यही सीख देती है कि मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका सामना धैर्य, हिम्मत और उत्साह से करना चाहिए। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हम परिस्थितियों से घबराकर निराश हो जाते हैं। उस समय ऐसी उत्साहवर्धक कहानियाँ हमारे जीवन में उत्साह का संचार करती हैं। हमारे चैनल ज्ञानमाला से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।